साइबर क्राइम को आप सिंपल शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें कि मोबाइल का, इंटरनेट का और कंप्यूटर का अगर यूज़ किया जाता है, किसी भी नेटवर्क सिस्टम का यूज़ किया जाता है, तो उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। सर, जैसे साइबर क्राइम केसेस में फीमेल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ने का मेन रीज़न क्या है? सर, ये यूपीआई फ्रॉड्स, ऑनलाइन बैंकिंग स्कैम्स, ये इसके थ्रू कैसे स्कैम हो रहा है? तो सर, जो ये एआई टूल्स हैं, जितने भी आज की तारीख में एआई बहुत बूम पे है, सो आर दीज टूल्स हेल्पिंग? सर, जो न्यूड ब्लैकमेलिंग एंड सेक्सटॉर्शन होने पर विक्टिम को तुरंत क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सर, क्रिप्टो गैम्बलिंग में भी बहुत फ्रॉड एंड स्कैम्स हो रहे हैं, तो उन्हें प्रिवेंट करने का क्या तरीका है? प्रॉब्लम क्या होती है कि शुरू में आपको पैसा मिलता है, तो आप वेरिफिकेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। राइट। बेसिकली विश्वासघात तब होता है जब विश्वास बनता है। तो सर, ये माइंडसेट कैसे हम लोगों का चेंज करेंगे जो ये 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में अपने अकाउंट दे रहे हैं या सिम दे रहे हैं? सर, विक्टिम होने पर साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, पोर्टल्स, ये कितने इफेक्टिव है और क्या प्रोसेस है? ये बहुत इफेक्टिव है। अगर हम जल्दी से इसकी कंप्लेंट करेंगे तो हमें चांसेस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, बैकएंड में मैकेनिज्म होता है, जिसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है उसके अगले आधे घंटे के अंदर सारे अकाउंट ब्लॉक और फ्रीज हो जाते हैं जिनमें पैसा गया है। सोशल मीडिया पे जो वेरीफाइड और ब्लू टिक अकाउंट्स होते हैं, क्या मतलब वो भी हैक हो सकते हैं? तो सर, इंडिया में आज की तारीख में सबसे कॉमन साइबर क्राइम कौन से हैं? इस साल अगर आप इंडिया में देखें, इंदौर में देखें या कहीं भी, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है। सर, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग पे बैन लगाया है। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस? सर, आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कुछ प्रकार के स्कैम्स हो रहे हैं, तो वो किस प्रकार के स्कैम्स हो रहे हैं और उन स्कैम से कैसे बचें? सर, सोशल मीडिया यूजर्स के लिए गोल्डन रूल ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए? So, welcome to Unfiltered with Dave. It's an honor to have you on our show. So, before we start our conversation on cybercrime, I would request you to please give a brief introduction to our audience about yourself. आई एम राजेश टंडौतिया, एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर। और साइबर क्राइम की अवेयरनेस के लिए एक मूवमेंट मेरे द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट भी इसमें काम कर रही है और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा भी इसमें कैंपेन किया जा रहा है। तो इसमें मैं भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ पॉडकास्ट के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा सके। सो, साइबर क्राइम को आप सिंपल शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे? ये ट्रेडिशनल क्राइम से कैसे डिफरेंट है? ऐसा कोई भी क्राइम जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो, ऐसा कोई भी क्राइम जिसमें कि मोबाइल का, इंटरनेट का और कंप्यूटर का अगर यूज़ किया जाता है, किसी भी नेटवर्क सिस्टम का यूज़ किया जाता है, तो उसको साइबर क्राइम बोलते हैं। और चूँकि अब हम सारी चीज़ हमारी डिजिटलाइज हो गई हैं, डिजिटलाइज होने की वजह से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है। अब हमारी हर एक्टिविटी, चाहे वो रिजर्वेशन कराना हो, चाहे वो बिजली का बिल भरना हो, चाहे वो गैस का भी बिल भरना हो, चाहे वो टिकट बुक करना हो, हर चीज़ अब हमारी ऑनलाइन हो रही है। और धीमे धीमे आप देखें आने वाले समय में हम 100% डिजिटलाइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि Yes. ऑल ओवर द ग्लोब डिजिटलाइजेशन काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। Yes. और आप देख रहे हैं कि इंडिया में पिछले लगभग अगर आप देखेंगे 2020 के बाद से जो रैपिड डिजिटलाइजेशन हुआ है, वो कहीं ना कहीं लगातार उस दिशा में जा रहा है जहाँ ऑलरेडी जो ग्लोबलाइजेशन में, जो ऑलरेडी ग्लोबल वर्ल्ड में ऑलरेडी कई कंट्रीज जो इसमें लगातार 100% डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर है। सर, तो जैसे साइबर क्राइम इंडिया को काफ़ी इफेक्ट कर रहा है, तो सर स्केल कितना बड़ा है? कुछ नंबर्स दे पाएंगे आप? देखिए, अगर आप देखेंगे तो रशिया, चाइना और यूक्रेन, यस। ये बड़े नंबर है। यूएसए, ये बड़े नंबर्स हैं जिसमें कि साइबर क्राइम होता है। लेकिन टॉप 10 में लास्ट में इंडिया भी आता है। तो अगर इंडिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 2024 का जो I4C ने आंकड़ा दिया था, और भी कई जो ऐसे पेपर, जो न्यूज़पेपर्स थे और भी कई एजेंसीज थी, जो मोटा मोटा जो आंकड़ा आया था वो लगभग 22,000 करोड़ रुपए का, लगभग 22,000 करोड़ रुपए से अधिक का साइबर फ्रॉड किया गया था। और इसमें लगभग 20 लाख के करीब कंप्लेंट्स थी। तो कहीं ना कहीं इसका जो अगर आप देखेंगे वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है। पर डे लगभग 7 to 10,000 कंप्लेंट पर डे NCRP के जो रिपोर्टिंग पोर्टल पर, जो कि बताया गया था कि रिपोर्ट होती है। तो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये बड़ा आंकड़ा है। और निश्चित रूप से ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रूप से इतना फैल चुका है। जैसे पहले 35 हॉट स्पॉट्स थे, राइट। लेकिन अब हॉट स्पॉट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम ज़्यादा जान रहे हैं इसके बारे में, जैसे जैसे हम ज़्यादा जो क्रिमिनल्स के बारे में ज़्यादा जान रहे हैं, वैसे वैसे हॉट स्पॉट्स की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। ये कहीं ना कहीं, अब मैं आपको बताऊं कि ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरह से हो गया है। अब अगर आप
देखेंगे तो रिकवरी के पैसे के चांसेस बड़े कम होते हैं। अगर अवेयर हैं तो सबसे पहला स्टेप तो अवेयर थे, क्योंकि प्रिवेंशन ही प्रोटेक्शन होता है। और अगर आप अवेयर हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप के साथ फ्रॉड हो जाता है तो जितनी जल्दी आप कंप्लेंट करेंगे उससे पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि आपका पैसा रिकवर हो जाए। क्योंकि अब ट्रेंड जो देखने में आया है वो कहीं ना कहीं जो पैसा है क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होके, मतलब बाइनेंस ऐप या कहीं भी उसके जरिए कहीं ना कहीं बाहर की कंट्रियों में जा रहा है। तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, इसलिए अवेयरनेस इज द ओनली की। तो सर ये ट्रैक हो जाता है कि जो आप बोल रहे हो कि ये क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो रहा है, सो इज इट ट्रैकेबल? देखिए, ट्रैक तो किया जा सकता है, लेकिन इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टू कैच दोज पर्सन्स। अगर आप उनको पकड़ते भी हैं तो एक नेशनल लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। जैसे MHA के द्वारा अभी लाओस में, कंबोडिया से, वर्मा से कई लोगों को रेस्क्यू कराया गया था, जिनको साइबर स्लैब के रूप में वहाँ पर रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं इट्स ए बिगेस्ट चैलेंज। ट्रैक सब कुछ होता है, एवरीथिंग इज ट्रेसेबल इन दिस डिजिटल वर्ल्ड, बट द पॉइंट हियर इज दैट कि अगर एक केस रजिस्टर्ड होता है और उसमें बैंक अकाउंट में पैसा जाता है और सिम जो यूज की गई है, सिम असम की निकलती है, सिम कहीं झारखंड की निकलती है, अकाउंट कहीं आंध्र प्रदेश हैदराबाद का निकलता है, और पर डे अगर मैं क्राइम ब्रांच इंदौर की ही बात करूं तो लगभग 40 to 45 कंप्लेंट्स आती है। तब एक कंप्लेंट में इन अकाउंट में पैसा गया है, सिम यहाँ की इस्तेमाल हुई है, जो कि ट्रांस स्टेट है, मतलब अलग अलग स्टेट्स में जाता है। तो आप खुद सोचे कि जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप कितने लोगों को आप भेजेंगे वहाँ के। असम से पहले सिम को वेरीफाई करेगा, और अब तो ये ट्रांसनेशनल हो गया है। वैसी स्थिति में कंबोडिया, लाओस और म्यांमार ये एक तरीके से गोल्डन ट्रायंगल बन चुके हैं। और ये जो बेल्ट है इसमें लगातार ये इस तरह की जो ऐसा हिंट मिली है, ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं किसी में इन्वेस्टिगेशन में, उनकी लिंक लाओस, कंबोडिया, म्यांमार तक गई है। ओके, सो सर इंडिया में आज की तारीख में सबसे कॉमन साइबर क्राइम कौन से हैं? सबसे जो 2025 में अगर आप देखेंगे, 2024 में डिजिटल अरेस्ट काफ़ी चला था। ओके, ऑल ओवर इंडिया में डिजिटल अरेस्ट का काफ़ी फ्रॉड हुआ था। लेकिन इस साल अगर आप इंडिया में देखें, इंदौर में देखें या कहीं भी, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है लोगों को, सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। 2024 में भी अगर देखेंगे आप इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में, ये एडवाइजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो लगभग 9 से 10,000 करोड़ तक का फ्रॉड था। अच्छा, 2024 में। और अब ये जो इस साल मैं देख रहा हूँ, ये लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इसी कंप्लेंट सबसे ज़्यादा है, इसमें लंबा पैसा भी जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्रेडिट कार्ड से अगर आपका पैसा कट गया, कितना जाएगा? क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होगी, आपने कोई नॉन लिंक को क्लिक कर दिया, स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो गया, कितना पैसा कट जाएगा? आपकी बैंक लिमिट होगी उस दिन की तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक कट जाएगा, 1.5 लाख 2 लाख चला जाएगा। इसमें एक लिमिट है। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में आप देखेंगे तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, उसको लगता है कि पैसा डबल हो जाएगा, बहुत जल्दी कमा रहा है। तो ऐसे ऐसे केसेज आए हैं हमारे यहाँ जो 6-6 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुए हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा फ्रॉड है और ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि अब डिजिटल अरेस्ट के लिए लोग सतर्क हो गए हैं। लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कि अब घटनाएं होती हैं, बट इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होती जितनी 2024 में थी। 2025 अगर हम देखेंगे तो साइबर फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल ओवर इंडिया में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो सर ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड मतलब होता कैसे? मतलब कोई जैसे अगर आज मेरे पास कोई फ़ोन आता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं तो बैकग्राउंड चेक करूंगा कि कौन सी कंपनी है, कौन सा स्टॉक ब्रोकरेज है या क्या चीज़ है। तो ये इतने लंबे स्केल में ही फ्रॉड हो कैसे रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, इसमें कई तरीके से ये फ्रॉड होता है। सबसे पहले मैं बताऊं, आपने देखा होगा आप व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं, यस, कई बार अननोन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मेंबर बना लिया जाता है और फिर वहाँ पर ट्रेडिंग चल रही होती है, ट्रेंडिंग चल रही होती है कि आप कैसे पैसा इन्वेस्ट करें, और साइलेंट मेंबर होते हो, आप अननोन मेंबर होते हो, फिर आप धीमे धीमे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। दूसरा, फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपके पास कई मैसेज आता है और वो बात करने लगता है कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, तो कहीं ना कहीं आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। कई बार आप सोशल मीडिया के माध्यम के अलावा भी कई बार आप वेबसाइट पर जाकर, सोशल मीडिया के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर और आप सर्च करते हो, कई आप जो जेन्युइन कंपनी होती है उसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आप उस बिल्कुल हूबहू वही URL होता है, बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली कंपनी, और आप कंपनी के धोखे में आप उस कंपनी में कर देते हो जो कंपनी उसके नाम से है, बट बेसिकली वो कंपनी है ही नहीं।
अच्छा। तो इस तरह से फ्रॉड होते हैं। अगर पूरे इस फ्रॉड को देखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड को, तो कहीं ना कहीं हमारा लालच सबसे ज़्यादा प्रिवेल्स होता है। और लालच में हम ये भूल जाते हैं कि हमें इसका वेरिफिकेशन भी करना है। और मात्र यूआरएल चेक करने से ही नहीं होगा, क्योंकि यूआरएल सेम हो सकता है, बट एक होमोग्लिफ अटैक होता है जिसमें यूआरएल बिल्कुल आपको सेम दिखेगा, सारे वर्ड सेम है, लेकिन हर लेटर की एक एसकाई वैल्यू होती है। तो वो अगर आप जो टूल्स आते हैं उनसे चेक करेंगे तो डिफरेंट होती है। इतने माइन्यूट डिफरेंसेज होते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉमन मैन, लेकिन वो उसको वेरीफाइड कर सकता है। कुछ ऐसी वेबसाइट से, जैसे virustotal.com वेबसाइट है, इस पर जाकर उसके अगर यूआरएल डालेगा तो वेरीफाई कर सकता है। साइबर दोस्त जो i4c का एक ऐप आया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी आप गूगल से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें भी अगर उसी यूआरएल को डालेंगे तो काफ़ी हद तक वो वेरीफाई करके बता देता है कि ये फिशिंग लिंक है या ऑफिशियल लेजिटिमेट वेबसाइट है। ओके। तो सर रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में साइबर क्राइम में क्या डिफरेंस, मतलब क्या नेचर कैसे अलग है दोनों का? अर्बन एरियाज में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होती है। अच्छा। रूरल एरियाज में अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे फ्रॉड होते हैं। एक्सटॉर्शन में गलती से अगर कोई वीडियो कॉल कर लिया तो सब ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में वो रहते नहीं हैं जो रूरल एरिया में। तो उनके साथ जो फ्रॉड होता है, कई बार बैंक का केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर फ़ोन आ गया तो उस वजह से फ्रॉड हो जाए, बट अर्बन में बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, ये यूपीआई फ्रॉड्स, ऑनलाइन बैंकिंग स्कैम्स और ओटीपी शेयरिंग केसेस, ये इसके थ्रू कैसे स्कैम हो रहा है? देखिए, बैंक का एम्प्लॉय बनकर और आपके केवाईसी अपडेट करने के नाम पर या आपकी जो क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट बढ़ाने के नाम पर, कई तरीके से आपको लोन देने के नाम पर, फाइनेंस करने के नाम पर ही लगातार आपको फ़ोन करते हैं और आप ट्रैप हो जाते हो, क्योंकि उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए, इन्फॉर्मेशन इज पावर इन दिस वर्ल्ड, और इन्फॉर्मेशन अगर किसी व्यक्ति के पास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसी व्यक्ति के पास आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है और वो बैंक का एम्प्लॉय बन के, जब एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है, एसबीआई बैंक से ही बोल रहा है, वो ब्रांच का भी स्थान बता रहा है, और आपके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस ये है, अच्छा ठीक है, आपके अकाउंट नंबर ये है, ठीक है, ओके, तो इसमें अपडेट करने की ज़रूरत है। तो फिर आपके पास कोई कारण नहीं बचता कि हम उस पर ट्रस्ट ना करें। बट द पॉइंट हियर इज दैट, अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें जीरो ट्रस्ट पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी। किसी भी नंबर से अगर कोई फ़ोन आता है, बैंकिंग फ्रॉड के लिए, जहाँ तक मैं बताऊँ आपको, बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आपका अकाउंट जिस बैंक में है उसके 2-3 एम्प्लॉयज़ के नंबर अपने मोबाइल में फीड कर लें। बिल्कुल। फिर आपके पास किसी भी अननोन नंबर से आता है तो स्टेट अवे आप कॉल बैक करके उसको वेरीफाई करें कि सर ये आपके बैंक से ये कॉल आया है, कि आप ही के बैंक का कॉल है, कि आप ही के बैंक का एम्प्लॉई। सबसे बढ़िया तरीका यही है, राइट, क्योंकि आप अननोन कॉल को समझेंगे, उसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट करेंगे उसको ये समझने के लिए कि फ्रॉड है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर तरीका ये है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है, चाहे वो गैस की बात हो, क्योंकि अवंतिका गैस के कई केसेज जब 2024 में मोर देन 75 फ्रॉड हुए थे। अच्छा, जिसमें गैस के जो बिल को अपडेट करने के नाम पर फ्रॉड हुआ था। तो बेहतर ये है कि एमपीवी के कुछ अपने जो ऑफिसेज होते हैं, हर जगह आपके ऑफिस मिलते हैं, राइट, आप उनके ऑफिस के जो सही लोग हैं उनके कांटेक्ट करके यस, उनके नंबर लेके आपको रिचार्ज कराना है। तो ये कुछ बेसिक इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चूँकि आपके मोबाइल में हज़ारों नंबर ऐसे होते हैं और जिनमें कई ऐसे होते हैं जो कि आपके यूज़ के भी नहीं होते, फिर भी फीड रहते। तो क्यों ना हम इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं, जिनका हम लगभग 10 से 12 सर्विसेज मिलेगी, कि हम नंबर को अगर हम फीड करके रखेंगे तो इस तरह से बैंकिंग फ्रॉड या इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं उसको आप वेरीफाइड कर पाएँ। तो सर जो ओटीपी आता है फ़ोन पे, हम उसको भी तो वेरीफाई कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने केवाईसी अपडेट करने के लिए अगर ओटीपी फ़ोन पे आ रहा है तो वो बैंक का ही ओटीपी होगा। जैसे मेरा अकाउंट इंडस में है या किसी के एचडीएफसी में है, तो उस मैसेज को कैसे वेरीफाई करें कि ये बैंक से ही है? वो भी तो एक एजुकेशन हो सकती है कि लोग ओटीपी वाले मैसेज को ही आइडेंटिफाई कर ले कि नहीं ये बैंक से नहीं है, कहीं और से आया है ओटीपी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये अननोन नंबर से कभी भी अगर आता है तो आपको उसको एंटरटेन नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आप एसएमएस हेडर पे जाएंगे, जैसे सपोज करो कि एसएमएस हेडर है XD और उसमें लिखा हो वोडाफोन, और XD मतलब VD कर लें उसको, तो
पहला जो वर्ड होता है बेसिकली जो लेटर होता है वो किस कंपनी के द्वारा भेजा गया है। सेकंड जो होता है वो होता है कि किस लोकेशन से आया है, महाराष्ट्र से थे, यूपी वेस्ट से थे या दिल्ली से। फिर डैश करके फिर किस कंपनी का नाम है, तो वोडाफोन कंपनी ने वोडाफोन की ही एयरटेल कंपनी से दिल्ली से मैसेज भेजा। तो ये कुछ SMS हेडर हैं। अगर आप www.sancharsati.gov.in पर जाएंगे तो वहाँ पर कई तरह के मतलब काफ़ी इसमें SMS हेडर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। तो उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। बट द पॉइंट हियर इज दैट कि आपके पास इतना समय नहीं है। तो बेहतर ये है कि उन कंपनियों की, जैसा कि मैंने बताया, कि अपने इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके आप नंबर रखें। वो ज़्यादा बेहतर है। सर, क्रिप्टो गैम्बलिंग में भी बहुत फ्रॉड एंड स्कैम्स हो रहे हैं, तो उन्हें प्रिवेंट करने का क्या तरीका है? देखिए, मैंने जैसा बताया ना, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, इसको काफ़ी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक वेग वर्ड है इन्वेस्टमेंट। अब चाहे वो ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें ट्रेडिंग के माध्यम से आप पैसा कमा रहे हैं, ये सब वही फ्रॉड है, ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। और ये आपको समझना होगा कि हम किसी भी ऐप पर, किसी वेबसाइट पर जाकर हम किसी भी अननोन नंबर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इस पर टेलीग्राम पर अगर आप देखेंगे तो उस तरह के ढेरों चैनल्स बने हुए हैं। टेलीग्राम चैनल पर ढेरों ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें इस तरह की एक्टिविटी होती है। और लोग, प्रॉब्लम क्या होती है कि शुरू में आपको पैसा मिलता है तो आप वेरिफिकेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। राइट। आप गए, आपने थोड़ा बहुत चेक किया, URL कहाँ कंपनी का नाम है, आपको वेबसाइट मिल गई, फिर आपने थोड़ा सा पैसा लगाया, देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है। और आपने 10,000 का या 20,000 का एक बार चांस लिया और आपको पैसा मिलना शुरू हो गया, तो फिर आपको ट्रस्ट बढ़ता जाता है। बेसिकली विश्वासघात तब होता है जब विश्वास बनता है। राइट। ट्रस्ट को आप कब ब्रेक करोगे? जब ट्रस्ट बनेगा। जब कोई चीज़ बनी नहीं तो ब्रेक कैसे होगी? सबसे पहले धीमे धीमे बिल्डअप करते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी एक और जो नया फ्रॉड है, पिग ब्यूचरिंग स्कैम। पिग ब्यूचरिंग स्कैम में क्या करते हैं, इट्स ए मिक्सचर ऑफ रोमांस स्कैम एंड इन्वेस्टमेंट स्कैम। अच्छा। इसमें सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं इमोशनली, और आपकी फैमिली के बारे में, और आपके यू आर एलोन, ठीक है, आप अकेले हैं, आप लाइफ में सभी अकेले होते हैं, तो पहले बात ही नहीं करेंगे आपसे। पहले एक फ्रेंड बन के, रिक्वेस्ट बन के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको समझेंगे, आपकी हर बात को समझेंगे, सुनेंगे, पेशेंस शेयरिंग रखेंगे, एक ट्रस्ट डेवलप करेंगे। और ये इट्स अ लॉन्ग टर्म स्कैम। अच्छा। 5 से 6 महीने तक आपसे लगातार ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे। ओके। जब आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, छोटी चीज़ों को अवॉइड करेंगे। अगर आपने ऐसे कोई गिफ्ट भी भेज दी तो आपको दूसरी गिफ्ट भेज देंगे उससे महंगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इतना जेन्युइन व्यक्ति है निश्चित रूप से। और इस तरह से ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और बिल्डअप होने के बाद जब एक बार बिल्डअप हो गया, फिर धीमे धीमे वो करते हैं कि पैसा पड़ा हुआ है, इससे अच्छा तो इसके आप इन्वेस्ट कर दें, ऐसा फालतू में पड़ा हुआ है कम से कम, और मैं तो इसी फील्ड में ही, आप एक बार चेक कर लेते हैं, आप एक बार ट्राई कर लो और एक मिनट में मांग कर लो। आप, मैं दे देता हूँ पैसा, आप उसको देख लो, मैं दे देता हूँ, तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी। मैं अगर फंसेगा पैसा तो मेरा फंस जाएगा। तो ट्रस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, फिर उनका लगवाते हैं, फिर पैसा उनको मिलता है, फिर उनको ट्रस्ट भी आता है यार तुम ही करो। अच्छा। पैसा लगाते जाते हैं और फिर जब लास्ट मोमेंट पे आते हैं निकालने के लिए तो पैसा निकलता नहीं है। शुरू में वो पैसा निकलता है, ट्रस्ट डेवलप होता है, 2-3-4 बार पैसा निकल गया, छोटा छोटा अमाउंट, फिर उसके बाद एक बड़ा पैसा फंस जाता है, फिर आप बहुत पैसा लगाते हो तो निकलता नहीं है। ऐसे 2024 में ही 6 करोड़ का एक स्कैम आया था, एक 3.5 करोड़ का स्कैम आया था, एक 3 करोड़ का आया था, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। ये ट्रस्ट बिल्डअप करने के बाद फिर आपके साथ इस तरह से काम करते हैं, इसको पिग ब्यूचरिंग स्कैम बोलते हैं। अच्छा, तो सर ये रिसेंटली इंदौर में भी ये चल रहा है? ये सभी जगह चल रहा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो। देखिए, अब अपन को ये समझना होगा कि हम इंदौर की, देवास की, भोपाल की, ग्वालियर की, दिल्ली की बात न करें। अब पूरी तरीके से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप आ चुके हो, तो अब कोई जगह इंपॉर्टेंट होती नहीं है। आपके ऐसे कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्रेंड्स होते हैं जिनका आपको ही पता नहीं है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। सो ट्रू। तो वो तो एक प्लेटफॉर्म हो चुका है, तो आपको ये तो बैरियर बचा ही नहीं है कि अब कौन सी जगह है इंदौर के, क्योंकि वो सभी जगह पहले वो ऑर्गेनाइज क्राइम है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपको ट्रैक लगाते हैं। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप देखेंगे कई ग्रुप्स बने हुए हैं जो आपसे मील अकाउंट्स मांगते हैं कि कमीशन पर अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट प्रोवाइड कराइए, 5 to 10% कमीशन, 15% कमीशन अप टू 25% तक, जो पैसा आएगा उतना कमीशन आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं
उसमें से उतना पैसा का कमीशन मिलेगा, तो लोग भी इसमें लालच में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। सर जैसे P2P स्कैम भी चल रहा है बाइनेंस में, जैसे जितने भी क्रिप्टो हैं, मतलब अगर आपने वहाँ पे जाके अपना लेजिट अमाउंट भी P2P से कन्वर्ट करवाया INR में, तो उससे अकाउंट फ्रोजन हो जाता है, लीन लग जाता है अमाउंट में। तो सर ये कैसे हो रहा है, मतलब ये क्यों हो रहा है? इसमें जेन्युइन आदमी की तो कोई गलती नहीं है। देखिए, इसमें होता क्या है कि आपने तो जो क्रिप्टो करेंसी आपने जेन्युइन पैसा डाला, यस और जो आपको कमीशन आया वो भी जेन्युइन था, यस पर लेकिन वो जो कमीशन आया वो साइबर फ्रॉडस्टर ने किसी और के साथ फ्रॉड किया है, हाँ वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया, आपका अकाउंट यस वो हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, यस होल्ड हो जाएगा। हाँ ऐसे में जरूरत होती है जहाँ से फ्रीज कराया गया है, जहाँ से अकाउंट को हाँ लील लगाया गया है, वहाँ पर जाकर हम संपर्क करें, क्योंकि बैंक में ही पता होता है, हाँ बैंक वाले बता ही देते हैं कहाँ से इसको होल्ड लगाया, किस स्टेट से, किस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी लगाया। तो वहाँ पर हम संपर्क करके अपने लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। ये परेशानी आएगी, वहाँ जाने की परेशानी आएगी, हाँ लेकिन हमें प्रूव करना होता है कि वी आर जेन्युइन, हमें बिल्कुल जेन्युइन इन्वेस्टर है, और चूंकि हमारे अकाउंट में हमने जो पैसा लगाया था उसका पैसा आया है, हाँ हमें तो पता ही नहीं है, हाँ हमारा कुछ गया भी है, पर जो आया है वो कहीं ना कहीं स्कैमर ने आपको प्रॉफिट के रूप में डाला। सर रिसेंटली मेरे जानने वाले के साथ ये चीज़ हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा ही डिस्कस कर रहा हूँ कि उन्होंने जिनका जेन्युइन अमाउंट था, उनने P2P से किसी को दिया, मतलब USDT दिया, और INR उनके अकाउंट में आ गया। वो पड़ा रहा अमाउंट, क्योंकि वो जेन्युइन, उनको तो लगा हमने बाइनेंस से P2P दिया है, तो वो पड़ा हुआ है अमाउंट, उन्हें निकाला भी नहीं। आफ्टर अ वाइल 30-40 दिन बाद उस अमाउंट पे लीन लग गया, एंड ही वॉज सरप्राइज्ड कि ये क्या हुआ है। तो इंदौर में उनने साइबर क्राइम में कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि ये महाराष्ट्र का है, उनको महाराष्ट्र से आप करवाओ जाकर। एंड ही वेंट ऑल्सो, महाराष्ट्र गए, साइबर क्राइम पे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि हमारे एंड से तो नहीं हो सकता, आप तो कोर्ट में केस लगाओ, बिकॉज जिसके साथ हुआ है उसके साथ तो फ्रॉड हुआ है, तो ये फ्रॉड का पैसा है। एक्चुअली इसमें ये समझना पड़ेगा कि 1930 को समझना पड़ेगा, जो बैकएंड की मैकेनिज्म है। हाँ सपोज करो कि एक क्राइम हुआ, उसमें पैसा चला गया, हाँ तो वो सारे अकाउंट, जैसे ही 1930 पे आप कंप्लेंट करोगे, वो सारे अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा ब्लॉक होने के बाद अब विक्टिम है, हाँ अगर केस जब तक इंक्वायरी चल रही है, हाँ जब तक आपकी इतनी मदद हो सकती है कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, लीन लगा दिया गया, हाँ पर आपको लीन भी खुलवाना है, हाँ तो वो भी आपको फिर अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। कई बार केस इन्वेस्टिगेशन में होता है, हाँ तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये बोलती है कि आप तो कोर्ट से ही ऑर्डर करा दीजिए। हाँ तो कई बार कोर्ट ऑर्डर कर देती है, तो डेफिनेटली ये प्रक्रिया थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, हाँ और I4C ने इसको संज्ञान में लिया हुआ है। हाँ एक्चुअली में जो I4C वो नोडल एजेंसी है इंडिया में साइबर क्राइम को डील करने के लिए, और अवेयरनेस सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा काम कर रही है I4C इसमें। तो जब मैं दिल्ली गया था लास्ट ईयर, तो मैंने ये मुद्दा उठाया था, और बल्कि इसी साल गया था मैं, फरवरी में, तो मैंने ये मुद्दा उठाया था। और मुझे लगता है कि एक पॉलिसी बहुत ड्राफ्ट में, एक ट्रांजिशन मतलब चल रही है, वो प्रोसेस में है, इन प्रोसेस। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में एक पॉलिसी आ जाएगी, तो एटलीस्ट वो जो होल्ड कराया जाता है, फ्रीज कराया जाता है, वो नहीं होगा, संभवतः उस पर लील लग जाया करेगा। अभी पॉलिसी चल रही है, तो वो काफी हाँ, मतलब क्योंकि इसमें जो जिसका गुनाह भी नहीं है, मतलब कॉमन मैन ने क्राइम भी नहीं किया है, और उसका तो अगर कोई मोटा पैसा अटक देखिए, अगर हम ये समझे हम कि हाँ। अभी ये इवोल्यूशनरी स्टेज है, राइट, ट्रांजिशन फेज में है, और जब कोई चीज इवोल्यूशन में होती है, तो कई ऐसे लोग भी अफेक्टेड होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता। अगर हम देखेंगे एक विक्टिम के साथ साइबर फ्रॉड हुआ किसी व्यक्ति के साथ, तो वो विक्टिम हो गया, लेकिन आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि इसके साथ नंबर ऑफ विक्टिम्स कितने बढ़ जाते हैं, क्योंकि जिनके अकाउंट फ्रीज होते हैं वो भी एक विक्टिम है। एग्जैक्टली जिनके अकाउंट, और वो एक बेचारा अगर कहीं जिसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया है, जिसके अकाउंट में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और अब वेस्ट बंगाल से उसका फ्रीज लग गया है, इंदौर का रहने वाला है, अब वो बेचारा जाएगा वहाँ लॉयर करेगा, तो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। एग्जैक्टली तो उसको देखते हुए चल रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही कोई ऐसी फ्लेक्सिबल पॉलिसी आएगी जिसमें, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि मार्केट में भी इस तरह के ऑनलाइन पेमेंट किए तो अकाउंट ब्लॉक हो गए व्यापारियों के। सराफा में भी ऐसे ही हुआ था, एग्जैक्टली व्यापारियों ने काफी फिर उसको रजिस्ट किया था। तो फाइनली इसमें ये मुझे लग रहा है कि अभी प्रोसेस में बहुत जल्दी पॉलिसी आ जाएगी, क्योंकि सिटीजन फ्रेंडली होगी। ओके सर, आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कुछ प्रकार के स्कैम्स हो रहे हैं, तो वो किस प्रकार के स्कैम्स हो रहे हैं और उन स्कैम से कैसे बचें? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने एक गोल सेट किया
कि मुझे पैसा कमाना है, यस, तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? काम गोल करने पर। पे, यस, हम यही गलती कर जाते हैं। ओके, हमने गोल सेट किया पैसा कमाना है, तो फोकस को गोल सेट से शिफ्ट करते हुए प्रोसेस पर लाना चाहिए। हमारा फोकस गोल पर है, हमें पैसा कमाना है और सिर्फ गोल पर ही रहता है, तो हम उस प्रोसेस को भूल जाते हैं। और प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस होती है वेरिफिकेशन, यस, आइडेंटिफिकेशन। वो नहीं करते हैं क्योंकि हमारा फोकस गोल पर होता है। गोल्स आर टेम्परेरी, प्रोसेस आर परमानेंट। तो हमें हमेशा फोकस गोल सेट करने के बाद प्रोसेस पर शिफ्ट करना चाहिए। प्रोसेस फिर चाहे कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो उसकी पूरी यूआरएल, वेबसाइट, हर एक एक चीज़ को कोशिश करें। अगर उसकी कोई ब्रांच है, आपके शहर में ब्रांच है, अगर हेड ऑफिस का दिल्ली है, इट्स फाइन, और आपके इंदौर शहर में ब्रांच है तो इन पर्सन जाकर भी उसको वेरीफाई करें। आप हर वो पॉसिबल वेज जो अवेलेबल है उससे वेरीफाई करें, तब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग उसके नींव पर निर्भर करती है, उसकी फाउंडेशन कैसी। और आपकी फाउंडेशन ही फेक वेबसाइट है तो आप लाख स्मार्ट बने रहो, लाख उसके बाद वेरिफिकेशन करो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन आपको फाउंडेशन लेवल पे करनी है। दैट इज द पॉइंट। तो ये लोगों को समझना होगा कि हमें फोकस प्रोसेस पर करना है, प्रोसेस इज वेरिफिकेशन। हमें ये आइडेंटिफाइड करना होगा। इन्फ्लुएंसर्स के साथ क्या होता है, कोई ऑफर आता है, वो तुरंत वेबसाइट वो देखते हैं, थोड़ा बहुत ठीक है ऑफर मिल रहा है, और ऑफर मिलने के बाद वो ठीक है लिंक विंक भेजते हैं कि ठीक है आप इसको भर दीजिए, कॉन्टैक्ट साइन है। कई बार उनका अकाउंट हैक हो जाता है, अच्छा, और उनके अकाउंट हैक होने के बाद पैसे मांगे जाते हैं कि भाई अब अगर आपको चाहिए, ये वापस चाहिए, रैंसमवेयर अटैक जो होते हैं, अगर आपको ये अपना अकाउंट वापस चाहिए तो आप अपने डॉलर दे दीजिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि फोकस हमेशा प्रोसेस पर रखें। प्रोसेस, कोई व्यक्ति आप कितना ही अच्छा ऑफर दे, देखिए आज लुभावना ऑफर हर व्यक्ति को पसंद आता है। आप लगातार जा रहे हो, आप एक कॉमन टेंडेंसी समझे, आपको एक आईफोन 14 खरीदना है। क्यों? क्योंकि आप आईफोन 17 लॉन्च हो गया है, आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते हो कितना पैसा खर्च करो, तो आप धीमे धीमे अपने शौक को पूरा कर रहे हो। एक मोबाइल की एक लाइन है पूरी, जहाँ मोबाइल बिक रही है, आप जा रहे हो मोबाइल से, एकदम वहाँ लिखा हुआ देखा आईफोन 14 के साथ आईफोन 13 फ्री, एक आईफोन के साथ, एकदम आप रुक जाओगे, तुरंत जाओगे, बट आप वो फिजिकली प्रेजेंट है। सेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होना है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमें इतने ल्यूक्रेटिव ऑफर से प्रभावित नहीं होना है। ये नेचुरल जनरल टेंडेंसी है जो मैंने बताई है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ये बोल रहा हूँ, जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। ये जो दुकान है वो है, मैं देख रहा हूँ इसको, मैं मोबाइल को महसूस कर पा रहा हूँ, और ये दुकान यहाँ पर है, लेकिन वो दुकान ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं होगा, वो केवल मोबाइल दिखाया गया है आपको, तो उस पर कैसे ट्रस्ट करेंगे? इसलिए जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। कभी भी ल्यूक्रेटिव ऑफर से प्रभावित ना हो, हाई एंड हैंडसम पैकेज से प्रभावित ना हो कि हैंडसम पैकेज है। इन्फ्लुएंसर्स, तो कई बार इन्फ्लुएंसर इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं, तो बेटर ये है कि उसको बहुत अच्छे से वेरीफाइड करें, कहाँ से ऑफर आया उसको वेरीफाइड करें, एक जेन्युइन जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करें, तब जाके आगे बढ़ें। ओके सर, रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग पे बैन लगाया है, सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? इज इट लाइक हेल्पिंग रिड्यूसिंग द क्राइम्स और व्हाट? गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है, जितना मैं आपको बताऊं I4C इतना काम कर रही है अपने इंडिया में। अगर आप दूसरी कंट्री में देखेंगे तब आप पाएंगे I4C बहुत काम कर रही है। हम इंडिया में साइबर क्राइम को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंट्रल लेवल पर जो MHA बहुत गंभीर है, और इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता। इवन भारत पोल बनाया गया है कि बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए 1930 क्या है बेसिकली I4C का ही बॉर्न है। तो ये बहुत काम कर रहे हैं ये लगातार। अगर आप देखेंगे 2024 में 84,000 डिजिटल अरेस्ट के जो व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक किया गया था, 3200 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया था, 800 के करीब जो ऐप्स होते हैं उनको ब्लॉक किया गया था, और अभी भी फाइनली फिर क्या किया गया, ऑनलाइन जो गैम्बलिंग स्ट्रिक्टली इलीगल कर दी। फिर जो फैंटेसी स्पोर्ट्स आ गए, ड्रीम 11 आ गए, और इस तरह के कई माई 11 सर्किल और इस तरह के कई फैंटेसी ऐप आ गए, स्पोर्ट्स ऐप आ गए। फिर उसमें भी देखा कहीं ना कहीं इन्होंने कई ऐसी कंपनियां थी जो ऐसे ऐप बनाने लगी कि इसकी आड़ में वो ऐसी ग्रे एरियाज में कहीं ना कहीं उसकी आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग का
काम करने लगी, इस गेमिंग ऐप ही चलाने लगी, अच्छा। गैम्बलिंग ऐप ही। तो कहीं ना कहीं फिर वो गवर्नमेंट को एनालाइज हुआ और फिर उन्होंने इन पर भी बैन लगा दिया। अब सीधे पहले डेफिनेशन ये थी, गैम्बलिंग जो होती है और गेमिंग में क्या डिफरेंस है? गैम्बलिंग में मतलब क्या होता है कि बाय लक और बाय चांस पर होता है। गेमिंग को डिफाइड किया गया था बाय स्किल। स्किल होती है आपकी, आपके स्किल है, आपका एक्सपीरियंस है और आपके लॉजिक है, तो आप उस पर बेस्ड है, उसमें कोई लक नहीं है। तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया, लेकिन फाइनली अब तो ये डिफाइन कर दिया है कि जिसमें पैसा मिलता है, पैसा लगाने में पैसा मिलता है वो, और पर उसको ब्लॉक कर दिया। डेफिनेटली फिर कह रहा हूँ, साइबर क्राइम इज इवॉल्विंग, डिफेंडिंग mechanism against cyber crime is evolving, tools and techniques are evolving, process are evolving। तो ये प्रोसेस जैसे कि मैं बताया कि इवॉल्विंग है, तो ये इवॉल्विंग इन नेचर है। अब और कोई इफेक्ट आएगा तो और ऐप ब्लॉक किए जाएंगे और वेबसाइट को ब्लॉक किया जाएगा। गवर्नमेंट करती है हर साल बैंक अकाउंट्स, आपको मैं बताऊं कितने बैंक अकाउंट्स जो लोगों के ब्लॉक किए गए, लगभग 20 लाख बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया I4C के द्वारा। अच्छा। जो कि म्यूल अकाउंट्स के रूप में आइडेंटिफाइड हुए, और लगभग 2 लाख मोबाइल्स को, इनके 2 लाख सिमों को ब्लॉक कराया है, जो कि किसी के नाम से और कोई उपयोग कर रहा है और इसी फ्रॉड में, और 2 लाख IMEI ब्लॉक कराई है, मतलब वो डब्बा कर दिया उसको मोबाइल। तो ये गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है, पर एज आई सेड अर्लियर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि पहले तो ये अगर ऑनलाइन हो रहा था तो अगेन इट वाज ट्रेसेबल। अगर कोई ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहा था वेबसाइट्स के थ्रू, तो डिजिटली तो ये क्योंकि ग्रे एरिया था तो ये ट्रेसेबल था कि कौन कर रहा है, कम हो सकता है। अब ऑफलाइन अगर पूरा बैन ही कर दिया है तो जिसको करना है वो ऑफलाइन तो करेगा ही। इंडियन मार्केट मतलब चलता ही आ रहा है पूरा, एवरीवन नोज कि ये चलता ही है बिहाइंड द डोर्स। तो इससे पुलिस का और प्रशासन का काम इस चीज से और बढ़ नहीं गया। देखिए इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को विक्टिम माना है, जिसके साथ अगर फ्रॉड हो गया हो, फ्रॉड माना है, अब ये फ्रॉड होगा तो कंप्लेंट करेगा, आइडेंटिफाइड होगा। देखिए मैं हमेशा बात कहता हुआ आया हूँ, अवेयरनेस इज द ओनली की। आपके हाथ में मोबाइल आ गया, आपने मोबाइल चलाना चालू कर दिया, किसने आपको सिखाया कि सोशल मीडिया पर क्या करना है? द पॉइंट हियर इज दैट कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए, बट डिजिटल लिटरेसी जीरो। डिजिटल लिटरेट हमें किसी ने किया ही नहीं, हम ट्रायल एंड एरर मेथड से अपने आप को लिटरेट कर रहे हैं। द पॉइंट हियर इज दैट, दैट्स व्हाई ये जो सेंट्रल एजेंसी है I4C है, अवेयरनेस कैंपेन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, लगातार आप बैंक भी आप देखते होंगे, कई ऐड आते हैं आपको, कई इस तरह के साइबर क्राइम अवेयरनेस वीडियो रिलीज आती है, कभी बैंक के द्वारा जारी होती है, कभी RBI बैंक, कभी लॉ एनफोर्समेंट जारी कर देती है, कभी इंदौर क्राइम ब्रांच जारी कर देती है, कभी I4C का रील। सब लोग इस बात को समझ चुके हैं कि अब एक व्यक्ति के साथ इंदौर से फ्रॉड हुआ, पैसा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, बाइनेंस ऐप के माध्यम से USDT और बिटकॉइन में कन्वर्ट होके हांगकांग चला गया। अब आपने उठाए 20 लोगों को हमने अरेस्ट किया, जो मैं केस रियल केस बता रहा हूँ। डिजिटल अरेस्ट में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का फ्रॉड हुआ, हमने 20 से अधिक लोग उठाए अलग अलग स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया से। अब पता चला वो पैसा जो सिम थी, सिम की लिंक खत्म हो गई, वो लाओस चली गई सिम, लाओस से उसको ट्रैक किया गया था, और जो पैसा था वो हांगकांग चला गया। ओके, सो द पॉइंट हियर इज दैट एक विक्टिम को पैसा चाहिए होता है। अब पैसे की रिकवरी करना, आप उन व्यक्तियों से पैसे की रिकवरी नहीं कर पाएंगे जो छोटे छोटे म्यूल अकाउंट से 10,000 के लिए, 5,000 के लिए, लालच के लिए अपनी सिम दे देते हैं अपने नाम पर, और अपने अकाउंट को चलाने के लिए उसमें पैसा आता है और पैसा तुरंत कन्वर्ट होकर बाहर चला जाता है, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सम्मानित है, उनको ही पकड़ती है, तो उनसे पैसा रिकवर नहीं होगा। पैसा होगा वेल फिश से रिकवर होगा, जो बड़े लोग हैं, जो इसलिए ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, और व्यक्ति को पैसा चाहिए होता है, उसको मतलब नहीं है कि आपने कितने लोग पकड़े। इसीलिए अवेयरनेस इज द ओनली की। अवेयरनेस इज द ओनली की। केवल हमें लोगों को अवेयर करना है, डिजिटली लिटरेट करना है। जब लोग लिटरेट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हम लोग कंट्रोल कर पाए। तो सर ये माइंडसेट कैसे हम लोगों का चेंज करेंगे जो ये 5-5, 10-10 हज़ार रुपए में अपने अकाउंट दे रहे हैं या सिम दे रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो मैंने काफ़ी रील्स बनाई हैं इसमें। यस, चार्ली के साथ भी एक सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें मिले अकाउंट सिंग। मैं हमेशा, मेरी एडवाइजरी आप देखोगे, मैं रील्स हमेशा बनाता रहता हूँ, पॉडकास्ट करता रहता हूँ, सेशंस लेता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में इंदौर के लोगों तक जा सकता हूँ, ऑनलाइन भी जा रहा हूँ, लेकिन ऑल ओवर द
इंडिया में ऑल ओवर द ग्लोब कैसे जाएंगे? यस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यस। तो आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरी पर डे 4 to 5 कंटेंट डलना ही है ये साइबर फ्रॉड अवेयरनेस को लेकर। तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, हम जहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं, जिस दुनिया में होते हैं उसी दुनिया में अपराध ज़्यादा होते हैं और उसी दुनिया में अपराध को ख़त्म किया जाता है। अब हमारा अधिकांश समय डिजिटल दुनिया में है, तो डिजिटल दुनिया में ही अपराध होंगे, तो डिजिटल दुनिया में ही प्रेजेंट रहकर उस अपराध को मिनिमाइज किया जा सकता है। बिल्कुल। तो सर जो ये एआई टूल्स हैं, जितने भी आज की तारीख में एआई बहुत बूम पे है, सो आर दीज टूल्स हेल्पिंग योर थिंग, लाइक आपके डिपार्टमेंट को भी ये हेल्प कर रहा है? डेफिनेटली हेल्पिंग। देखिए मैं आपको बताऊं, चाहे वो एआई टूल्स हो, चाहे आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, ये सब सप्लीमेंट्री है। यस। अल्टीमेटली एक कोई भी कंप्लीट नहीं है। अगर हम एआई पे डिपेंड हो जाएं और एआई के माध्यम से ट्रैक करें, पॉसिबल नहीं है। एआई सप्लीमेंट्री है, राइट। तो एआई डेफिनेटली जो टूल्स हैं आपके, चाहे डीप फेक टूल्स हो, डीप एआई टूल्स हो, ये टूल्स हैं। अगर जो डीप फेक डीप न्यूड बनता है तो डीप वेयर टूल्स तो इस तरह के आते हैं, सेंसिटिव टूल्स इस तरह की जो आते हैं, एआई टूल्स रहते हैं, तो इनसे आप आइडेंटिफाइड कर सकते हो कि डीप फेक है, डीप न्यूड है, ये इमेज, और उसमें फिर आप आगे बढ़ सकते हो। ओके सर, विक्टिम होने पर साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, पोर्टल्स, ये कितने इफेक्टिव है और क्या प्रोसेस होता है? ये बहुत इफेक्टिव है। अगर हम जल्दी से इसकी कंप्लेंट करेंगे तो हमें चांसेज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, बैक एंड में मैकेनिज्म होता है, जैसी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है उसके अगले आधे घंटे के अंदर सारे अकाउंट ब्लॉक और फ्रीज हो जाते हैं जिन्हें पैसा गया है। तो मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। 1H सबसे पहले साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 ऑल ओवर इंडिया। 1930, आप कहीं भी हो, आप दिल्ली में हो, आप मुंबई हो, हैदराबाद हो, आप 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें। जो इंदौर ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया, इंदौर क्राइम ब्रांच ने, वो नंबर है 7049124445। ओके। एक मैंने नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर बताया था आपको 1930। एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। ये रिपोर्टिंग पोर्टल है। कई बार 1930 पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप इस रिपोर्टिंग पोर्टल पर आप कंप्लेंट कर सकते हो, स्पेशली सोशल मीडिया फ्रॉड के लिए। कोई फेक आईडी बना ली हो, कोई आपका अकाउंट हैक कर लिया हो, तो उसमें आप www.cybercrime.gov.in इस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं आपके साथ अगर क्राइम होता है। अगर आपको अवेयर होना है तो अभी परसों ही, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे जो माननीय सीएम महोदय हैं, उनके द्वारा जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने और ACS एबेकस कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन दोनों ने मिलकर एक सेफ क्लिक्स नाम की एक चैटबॉट बनाया है। वो भी मैं बताना चाहूँगा। उसके लिए अगर वेबसाइट पर जाना चाहते हैं www.safeclicks.in, और इसका जो नंबर है 7049108917, इसमें आप व्हाट्सएप पर जा सकते हैं। और इसके अलावा एक QR कोड भी हमने जारी किया है। तो ये टोटली अवेयरनेस के लिए है। वो आपका एक ऐसा दोस्त है, आप अपनी समस्या किसी व्यक्ति से शेयर नहीं करना चाहेंगे, पर आप एक रोबोट से शेयर कर लेंगे। आपने देखा होगा, बच्चे जो होते हैं किसी से नहीं कहते, लेकिन उनकी गुड़िया होती है, गुड़िया से बात करते रहते हैं, डॉगी से बात करते रहते हैं। तो ये आपका एक फ्रेंड है जो आप अकेले 24 घंटे चलता है। आप इसमें जाएंगे और बोलेंगे मेरे पास एक कॉल आया है, हॉक्स कॉल आया है। हॉक्स कॉल नहीं गया, मेरे पास एक कॉल आया है और वो अपने आप को CBI और ED का बता रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो वो तुरंत तुम्हें बताएगा। फिर बोलेगा मुझे एक लड़की मैसेज कर रही है, वीडियो कॉल के लिए कह रही है, मुझे करना चाहिए या नहीं? तो वो आपको बताएगा क्या करना चाहिए। तो अवेयरनेस के लिए ये है, ये भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये AI बेस्ड है, RAG है, क्योंकि जनरेटिव एनालिसिस पर बेस्ड है ये। और आप आगे देखेंगे, क्योंकि ओपन सोर्स से AI बेस्ड है, तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें जो फीड किया गया है वही आएगा, बल्कि वो एनालिटिक उसकी चलती रहेगी। इसको लगातार हम अपग्रेड करते रहेंगे। अभी वॉइस मॉडल भी है इसमें, आवाज वॉइस है, लेकिन चूंकि एक्सेंट अभी US बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ऐसी स्थिति में अभी जो उसका एक्सेंट है कई बार वो कैच नहीं कर पाता है। हम इसको इंडियन बेस्ड लेकर आ रहे हैं और लगातार इसको इम्प्रूव कर रहे हैं लगातार, चूंकि ऑनगोइंग प्रोसेस में मैं हमेशा कह रहा हूँ, हर चीज़ अभी इवोल्यूशनरी स्टेज पर है। तो ये सारी टैक्टिक्स है, प्रैक्टिसेज हैं, जो भी चिप प्रैक्टिसेज से व्यक्ति समझ जाए अवेयरनेस के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर। ओवर शेयरिंग, जैसे इंसान अपने फोटोज दे देता है या लोकेशन दे देता है ट्रस्ट करके, तो इसके क्या रिस्क होते हैं? मतलब व्हाट आर द पर्सन रिस्किंग? अगर कोई अननोन व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता हूँ, बट वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है, उसके पास वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो ट्रैप कर सकता है, क्योंकि मुझे ये विश्वास
वो कहीं ना कहीं दिलाने में कामयाब हो सकता है राइट। कि मैं जहाँ से बोल रहा हूँ मैं वही हूँ, तो वो जानता है। ओवर शेयरिंग आपने वर्ड यूज किया है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ऑलवेज शेयर योर मिनिमम पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओवर शेयरिंग का अर्थ क्या हुआ? अननोन व्यक्ति को पास आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओवर शेयरिंग, शेयर कर रहे आप वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कभी भी आपको फिशिंग ट्रैप में डाल सकती है। डाल सकता है। सर जो सोशल मीडिया पे जो वेरीफाइड और ब्लू टिक अकाउंट्स होते हैं, क्या मतलब वो भी हैक हो सकते हैं? हैक कुछ सब कुछ हो सकता है। राइट। एवरीथिंग इज हैकेबल एंड एवरीथिंग इज ट्रेसेबल। राइट। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आप उसके डिजिटल फुटप्रिंट बनते हैं तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनको ट्रैक करना, क्योंकि तुरंत आईपी बदलती है। लेकिन हमें सर्टेनली अगर हम जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है अगर उनको फॉलो करेंगे, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच जाएंगे। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तो सिक्योरिटी जो थ्रेट्स होगा मिनिमाइज कर पाएंगे। ओके सर, सोशल मीडिया यूजर्स के लिए गोल्डन रूल ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए? गोल्डन रूल ऑफ सेफ्टी यही है जो कि मैंने बीच में पूरा बता दिया आपको, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। हर चीज़ को आप वेरीफाई करें, चाहे वो नंबर हो, चाहे पर्सन हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे लिंक हो, चाहे ऐप हो, हर चीज़ को वेरीफाई करें, उसके बाद आगे बढ़ें। सर जैसे साइबर क्राइम केसेस में फीमेल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ने का मेन रीजन क्या है? देखिए, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि मेल है फीमेल है। हमारे यहाँ सारे क्रिमिनल्स हर तरह के होते हैं। साइबर क्राइम में ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है, कोई ऐसा कास्ट एंड क्रीड का चक्कर नहीं है कि मेल है या फीमेल है, वो तो सभी जगह जैसे एक्चुअली आजकल रिसेंट टाइम में ये देखने को मतलब केसेस ऐसे आ रहे हैं कि फीमेल ज़्यादा ट्रैप कर रही हैं एंड ईजिली लोग ट्रैप हो जाते हैं फीमेल से। सो ऐसा कोई केस आपके सामने आया है? देखिए, ये अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में, अगर कोई लड़की किसी को लड़के को अप्रोच करती है तो लड़का थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करता रहे आपको, तो ये लेकिन ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, चाहे सेक्सटॉर्शन हो। हाँ। सेक्सटॉर्शन में कई बार लड़की बात करती है और कई बार लड़का बात करता है। तो ये ऐसा कोई मेल और फीमेल का कोई क्राइटेरिया है। ओके। डिपेंडिंग ऑन किस तरह का फ्रॉड है, उसमें कास्ट उसमें संभवतः हो सकता है कि मेल फीमेल का रोल। ओके सर, ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड स्टॉकिंग के केसेस में क्राइम ब्रांच कैसे एक्शन लेती है? लगातार हम एक्शन लेते हैं, जैसा कि हमारा क्राइम ब्रांच का जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट का जो साइबर क्राइम अवेयरनेस लगातार कैंपेनिंग चल रही है, मूवमेंट बन चुका है। मैं लगातार पॉडकास्ट करता हूँ, सेशंस लेता हूँ और नंबर भी देता हूँ, और हमारे पास कंप्लेंट्स भी आती हैं और लगातार कंप्लेंट्स आती है। बच्चों की भी कंप्लेंट आती है, उनकी फेक प्रोफाइल बन जाती है, या कोई अब्यूज कर रहा है या कोई उनको हैरेस कर रहा है, तो सारी कंप्लेंट आती है और उसमें हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। सर अगर जैसे आपने बोला कि कंप्लेंट्स आती है, तो किसी का जैसे फोटो मॉर्फ हो गया हो या फोटो इस तरह की कंप्लेंट आती है। सोशल मीडिया फ्रॉड हमारे यहाँ एक विंग है, सोशल मीडिया फ्रॉड। सोशल मीडिया पर अगर किसी तरह का कोई फ्रॉड हो जाता है तो फिर वो डील करती है। ओके, तो मतलब फर्स्ट एक्शन ये होना चाहिए कि तुरंत आकर साइबर क्राइम पर रिपोर्ट करें। ओके सर, जो न्यूड ब्लैकमेलिंग एंड सेक्सटॉर्शन होने पर विक्टिम को तुरंत क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उसको तुरंत ही अपने मोबाइल को बंद कर देना चाहिए और वह व्हाट्सअप को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए उस समय के लिए। अगर आपका वीडियो बन चुका है, तुरंत व्हाट्सअप को बंद कर देना चाहिए और सिम को बंद कर देना चाहिए। www.cybercrime.gov.in पर कंप्लेन करें, या फिर अगर आप इंदौर की विक्टिम हैं तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं। आपको ऐसा लगता है कि मैंने न्यूड वीडियो कॉल पर बात होगी, मेरा वीडियो बन गया है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत इसकी कंप्लेंट करें, क्राइम ब्रांच आए और निर्भीक होकर अपनी रिपोर्ट लिखाएं। और याद रखें कि आप, चूंकि अगर मोबाइल लगातार आपका चालू रहेगा तो लगातार आपको परेशान करेगा। थोड़ी देर के मोबाइल बंद कर दे, सीधे कंप्लेंट कर दें, या तो जैसा कि मैंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल बताया उस पर, या फिर रियल चौराहे पर क्राइम ब्रांच है और सोशल मीडिया विंग है हमारी, वहाँ पर आकर कंप्लेंट कर सकते हैं। सर क्विक रैपिड फायर राउंड, सबसे ज़्यादा डेंजरस साइबर क्राइम, फिशिंग, यूपीआई या सेक्सटॉर्शन? सेक्सटॉर्शन। अगर एक चीज़ ऑनलाइन कभी शेयर नहीं करनी होगी तो आप क्या होगी? अपना पासवर्ड। एक साइबर सेफ्टी टिप जो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को बोलते हैं करने को? जीरो ट्रस्ट पॉलिसी। हैकर या साइबर कॉप, किसका लाइफ ज़्यादा एक्साइटिंग है? साइबर कॉप। अगर आपको एक सुपर पावर मिले साइबर क्राइम से लड़ने के लिए तो अब क्या होगी? तो मैं सबसे पहले सबका जितना डाटा है वो मैं अपने पास रखूंगा और उससे मैं अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर मेरे पास सबका डाटा होगा तो एक एडवाइस सबके पास जाएगी, वो पढ़ेंगे और अवेयर होंगे। एक मिथ अबाउट साइबर क्राइम जो आप तोड़ना चाहते हैं? साइबर क्राइम के बारे में
लोग ये बोलते हैं कि ये केवल जो लोग इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ, उनके साथ ही होता है। पर मैं ये कहना चाहूँगा जो एजुकेटेड भी हैं वो भी इसमें टारगेटेड बनते हैं। तो एजुकेटेड होना और अवेयर होना दोनों और टू अदर डिफरेंट थिंग है। सर साइबर सेफ्टी को आप एक वर्ड में कैसे डिफाइन करें? डिजिटल लिटरेसी ही साइबर सेफ्टी है। Very nice, sir. Thanks a lot for coming on our show. It was an honor to have you, sir. Thank you. Thanks a lot.